Hello, dear bankers. Namaskar. Good evening. You all are welcome in this session. So CAIB इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीरीज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपके पेपर 1 एडवांस बैंक मैनेजमेंट के साथ यानी एबीएम के साथ। सो हमारा मॉड्यूल सी चल रहा है और मॉड्यूल सी में हम लोग पढ़ रहे थे ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट। ठीक, तो आज हम इसका पार्ट 2 कवर करेंगे और स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। सबसे पहले दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सर और आप हमारे टेलीग्राम JAIB CAIB बाय अरविंद सर पर जुड़ सकते हैं और अपने डाउट हमसे पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा एसेट्स क्लासिफिकेशन यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से। ठीक है दोस्तों, तो इन टर्म ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार ऑल एडवांसेस आर रिक्वायर्ड टू बी रिव्यू एंड क्लासिफाइड इनटू 2 प्रिंसिपल कैटेगरीज एट रेगुलर इंटरवल्स एज फॉलोज। आरबीआई कहता है कि जो भी लोन बैंक प्रोवाइड करते हैं उनको रिव्यू किया जाना चाहिए और 2 प्रिंसिपल कैटेगरी में उनको क्या करना चाहिए, क्लासिफाई किया जाना चाहिए। पहली कैटेगरी होती है परफॉर्मिंग एसेट्स और स्टैंडर्ड एसेट्स, यानी जिन एडवांसेस पर बैंक का पैसा ड्यू डेट पर आ जा रहा है वो एसेट्स परफॉर्मिंग एसेट्स होंगे या स्टैंडर्ड एसेट्स होंगे। और अगर कोई लोन ड्यू डेट प्लस 90 डेज के बाद के समय में जा रहा है, नहीं आ रहा है पैसा, तो उसे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले परफॉर्मिंग एसेट्स और स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होते हैं, वेयर द एडवांस आर अर्निंग इंटरेस्ट इनकम, एडवांसेस पे आपको इंटरेस्ट इनकम अर्न हो रही है ऑन एक्चुअल रियलाइजेशन बेसिस, यानी एक्चुअल रियलाइजेशन बेसिस का मतलब है जब वो पैसा बैंक को प्राप्त हो जाता है उसे हम रियलाइजेशन कहते हैं, और जो प्राप्त होना है भविष्य में अकरल बेसिस। ठीक है, तो एक्चुअल रियलाइजेशन बेसिस पे जो पैसा रिसीव हो जाता है, दिस इंक्लूड रेगुलर टेम्पररी इर्रेगुलर अकाउंट्स, इसमें आपके रेगुलर अकाउंट भी आ जाएंगे और टेम्पररी इर्रेगुलर अकाउंट भी आ जाएंगे, स्पेसिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय आरबीआई। मतलब क्या है समझ लीजिए, जब भी किसी बैंक के द्वारा अगर कोई एडवांस दिया जाता है तो सबसे पहले आती है ड्यू डेट, जिस तारीख को बैंक का पैसा आना है ना। अगर ड्यू डेट पे बॉरोवर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे कर देता है तो इसका मतलब है कि वो रेगुलर बेसिस पे अपना पैसा पे कर रहा है, ये रेगुलर अकाउंट है। ठीक है दोस्तों, अगर ड्यू डेट के बाद ओवर ड्यू हो गया आपका पैसा और 90 डेज तक का आपको समय दिया जाता है, तो इस समय में अगर आपकी पेमेंट चली जाती है तो इसे हम कहते हैं टेम्पोररी इर्रेगुलर अकाउंट, है ना, इर्रेगुलर अकाउंट। ठीक, या इसे हम दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो हम इसे स्पेशल मेंशन अकाउंट कहते हैं दोस्तों। तो इस टाइम पीरियड में अगर आपका कोई भी लोन अकाउंट है या एसेट्स है तो इसे हम स्टैंडर्डाइज क्या मानेंगे दोस्तों, स्टैंडर्ड क्या मानेंगे, स्टैंडर्ड और परफॉर्मिंग एसेट्स क्या मांगेंगे, परफॉर्मिंग एसेट्स मानेंगे। क्या मानेंगे, परफॉर्मिंग एसेट्स, इसको मान के चलेंगे। ठीक है दोस्तों, डन है, यही बात बताई गई है। दूसरा पॉइंट आता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, वेयर एडवांसेस आर नॉट अर्निंग इंटरेस्ट, आपके ऐसे एडवांस अकाउंट जो इंटरेस्ट अर्न नहीं कर रहे हैं और एक्चुअल में आपको रियलाइजेशन नहीं हो रहा है पैसे का, तो उसे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहेंगे। And assets including lease assets is considered as non-performing when it cease to generate income for the bank. किसी भी एसेट को हम नॉन परफॉर्मिंग तब कहते हैं जब वो बैंक के लिए इनकम जनरेट करना सीज यानी रोक देता है। तो दिस इंक्लूड रेगुलर अकाउंट एंड स्टिकी अकाउंट विद डीप सीटेड इरेगुलरिटीज, जहां पे बड़े स्तर पर रेगुलरिटीज दिख रही हैं उन्हें हम नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट में डालेंगे। A loan or an advance account will considered as NPA where, हम किन लोन या एडवांसेस अकाउंट को NPA कहेंगे। पहला, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ द प्रिंसिपल रिमेन्स ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्म लोन, यानी बैंक ने अगर कोई टर्म लोन दिया है लॉन्ग टर्म के लिए और उसका जो इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट बैंक को प्राप्त होनी थी, अगर वो ड्यू डेट प्लस 90 डेज तक प्राप्त नहीं होती है तो उसके बाद वो एनपीए अकाउंट कहलाएगा। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द अकाउंट रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट अकाउंट, यदि कोई भी बैंक का अकाउंट जिसपे बैंक ने ओडी या सीसी किया हुआ है और वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है ना, तो उस केस में उसको हम एनपीए कहेंगे। ठीक, अगर द बिल रिमेन्स ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज इन केस ऑफ बिल परचेस एंड बिल डिस्काउंट, अगर बिल परचेस और बिल डिस्काउंट के केस में अगर बिल रिमेन होता है ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज तो उस केस में, बिल के केस में यहां पर एनपीए बन जाएगा। इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देयर ऑन रिमेन्स
overdue for 2 crop season for short term duration crop in respect of the agriculture loan और advances। यानी अगर एग्रीकल्चर लोन की हम बात करें तो एग्रीकल्चर लोन में जो भी प्रिंसिपल या इंटरेस्ट बैंक को मिलना है, अगर वो 2 क्रॉप सीजन तक नहीं मिलता है तो उसके बाद वो एनपीए में चला जाएगा। लेकिन कब? जब हम शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप की बात कर रहे होंगे तब। वहीं पे अगर हमारी लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो 1 क्रॉप सीजन तक अगर पैसा नहीं आया, किस केस में? लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के केस में, तो इस प्रकार के एग्रीकल्चर लोन और एडवांस को हम किस में डाल देंगे? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ डेरिवेटिव ट्रांजेक्शंस ओवरड्यू रिसीवेबल्स रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव मार्क टू मार्केट वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव contract, if these remains unpaid for a period of more than 90 days, so it will also consider as a NPA non performing assets। तो अगर मैं एक लाइन में कहूं एनी अमाउंट, एग्रीकल्चर लोन को छोड़ दिया जाए तो एनी अमाउंट टू बी रिसीव्ड रिमेन्स overdue for a period of more than 90 days from the due date और ड्यू क्वार्टर, तो इट इज नोन एज एनपीए। ठीक है दोस्तों। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, चूंकि मैंने इसको छोड़ दिया था, तो एग्रीकल्चर के लिए रूल बिल्कुल सिंपल है। एग्रीकल्चर में जो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है वो क्रॉप्स के आधार पे प्रोवाइड किया जाता है। तो आपकी जो क्रॉप्स होती हैं लोन के केस में 2 प्रकार की होती है, एक शॉर्ट टर्म क्रॉप होती है और एक लॉन्ग टर्म क्रॉप होती है। अगर आपने शॉर्ट टर्म क्रॉप के लिए लोन लिया है तो यहाँ आंसर होगा 2 क्रॉप सीजन। अगर आपका 2 क्रॉप सीजन तक पैसा नहीं आता है तो आपका वो लोन फिर एनपीए में चला जाएगा। ठीक, तो शॉर्ट टर्म क्रॉप का मतलब है 6 मंथ क्रॉप। ठीक है दोस्तों। वहीं लॉन्ग टर्म क्रॉप का मतलब है 12 मंथ क्रॉप, और यहाँ पे अगर 1 क्रॉप सीजन तक पैसा नहीं आता है तो वो किस में चला जाएगा? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में। ठीक है, तो देखा जाए दोनों में मिल 12 ही महीना रहा, लेकिन क्रॉप के आधार पे हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्रॉप के लिए 2 क्रॉप सीजन और 1 क्रॉप सीजन के आधार पे एनपीए निर्धारित करते हैं। ठीक है दोस्तों। नाउ आगे अगर हम बात करें तो एसेट्स क्लासिफिकेशन में एनपीए की कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं? बैंक आर रिक्वायर्ड टू क्लासिफाई एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, फर्दर इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। तो एनपीए को 3 कैटेगरीज में परिभाषित या क्लासिफाई किया जाता है। पहली जो कैटेगरी होती है वो कहलाती है सब स्टैंडर्ड एसेट्स। पहली कैटेगरी क्या कहलाती है? सब स्टैंडर्ड एसेट्स। दूसरी कैटेगरी कहलाती है डाउटफुल एसेट्स और तीसरी कैटेगरी कहलाती है लॉस एसेट्स। ठीक है, तो हम कब कहते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट्स? सब स्टैंडर्ड एसेट्स की बात करें तो विद इफेक्ट फ्रॉम 31 मार्च 2005, 31 मार्च 2005 के अनुसार अ सब स्टैंडर्ड एसेट्स इज वन विच हैज रिमेन्स एनपीए फॉर अ पीरियड लेस देन इक्वल टू 12 मंथ। ठीक है, तो जैसे पहले क्या मिला? ड्यू डेट। तो ड्यू डेट अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप रेगुलर या परफॉर्मिंग एसेट्स हो। 90 डेज इरेगुलरिटीज, टेम्पोररी इरेगुलरिटीज भी इसी में आ जाती हैं। इसके बाद आप किस में जाते हो? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और सबसे पहली कैटेगरी क्या होगी? सब स्टैंडर्ड एसेट्स। तो इसके बाद का जो समय है, इसके बाद का जो समय है यहाँ पे आपको अप टू 12 मंथ प्रोवाइड किया जाएगा कि हे बनवारी लाल 12 महीने में हमारा पैसा वापस कर दो। अब अगर बनवारी लाल ने 12 महीने में पैसा वापस नहीं किया, यानी इक्वल टू लेस देन 12 मंथ के अंदर आपको वापस अगर आपने कर दिया तो आप सब स्टैंडर्ड से बाहर आ जाओगे। अगर आपने नहीं किया तो आप सब स्टैंडर्ड में हो। अब आपने इस 12 मंथ तक में पैसा वापस नहीं किया तो आप इसकी सेकंड कैटेगरी में चले जाओगे, दैट इज कॉल्ड डाउटफुल। क्या कहा जाएगा उसको? डाउटफुल एसेट्स। ठीक है, और यहाँ पे इस 12 मंथ के बाद का जो नेक्स्ट 12 मंथ होता है उस नेक्स्ट 12 मंथ को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आती है थर्ड कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड लॉस एसेट्स, है ना। और इस लॉस एसेट्स का मतलब है अनसर्टेन, पैसा कब आएगा नहीं पता। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 कैटेगरीज होती हैं। तो पहली कैटेगरी में, है ना, अप टू 12 मंथ, है ना, इसका मतलब क्या है? लेस देन इक्वल टू 12 मंथ। ठीक है दोस्तों, डन है। अब इसमें अगर पैसा नहीं आया तो फिर आप किस में ट्रांसफर हो जाएगा? आपका लोन अकाउंट डाउटफुल एसेट्स में विद इफेक्ट फ्रॉम 31 मार्च 2005 एंड एसेट्स इज टू बी क्लासिफाइड एज डाउटफुल। कोई भी एसेट्स यानी लोन अकाउंट आपका क्लासिफाइड होगा डाउटफुल एसेट्स में इफ हैज रिमेन एनपीए फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 12 मंथ। इस 12 मंथ के पीरियड को अगर एक्सीड कर जाता है तो आप डाउटफुल में चले जाते हो। अब डाउटफुल में भी 3 कैटेगरी होती हैं। पहली होती है D1, दूसरी होती है D2, तीसरी होती है D3। तो सब स्टैंडर्ड एसेट का जो 12 मंथ है
इसको इसके बाद का समय, ठीक, आपका डाउटफुल होगा। क्या होगा आपका? डाउटफुल होगा। और इसमें 3 कैटेगरी होंगी, D1, D2, D3, ठीक। तो अब इस 12 मंथ के बाद अगर अप टू 1 ईयर, इस 12 मंथ के बाद अप टू 1 ईयर, तो वो आपका D1 कहलाएगा। एसेट्स हैव बीन डाउटफुल अप टू फॉर 1 ईयर, इसके बाद, ठीक, इसके बाद 1 ईयर D1। अब यहां से 1 साल हो गया, अब 1 से 3 साल यानी 2 साल ये हो गए, एक तो छोड़ दो, 2 और 3 साल तक रहेगा तो वो D2 में रहेगा। और 3 साल के ऊपर अगर 3 ईयर के ऊपर हो जाएगा तो वो D3 कैटेगरी कहलाएगी। तो एसेट दैट हैव बीन डाउटफुल फॉर 1 to 3 ईयर, 1 ये हो चुका, 2 and 3, ठीक, तो यहां पे आएगा D2 में। और फिर D3, एसेट दैट हैव बीन डाउटफुल फॉर मोर देन 3 ईयर, 3 साल से ज्यादा का होगा तो फिर वो D3 कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद होता है लॉस एसेट्स। तो अ लॉस एसेट्स इज वन वेयर लॉस हैज आइडेंटिफाइड, जब आपको लॉस आइडेंटिफाई हो जाए तो आप उस अकाउंट को लॉस एसेट्स में ट्रांसफर कर देंगे। और आप कौन है? बैंक, तो बाय द बैंक। एन इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर या आरबीआई इंस्पेक्शन के बाद आप इस अकाउंट, मतलब इसके बाद आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे लॉस। फिर क्या होगा? बट द अमाउंट हैज नॉट बीन रिटन ऑफ फुल्ली, लेकिन अभी आप पूरे अमाउंट को रिटन ऑफ नहीं करेंगे अपने अकाउंट से, ठीक है। अब जो आपका लॉस हो रहा उसके लिए आपको क्या रखनी होती है? प्रोविजनिंग। आरबीआई कहता है कि सभी अकाउंट पे आपको प्रोविजनिंग करनी होती है, यानी जो लॉस होने की संभावना है उतने का बैकअप आप बना के रख लो, वो आपका प्रोविजनिंग है। तो आरबीआई ने हर एक एसेट्स क्लासिफिकेशन जब आप करते हो तो कैटेगरी ऑफ एसेट्स के आधार पे आरबीआई ने क्या बताया है? प्रोविजनिंग नॉर्म। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोविजन ऑन स्टैंडर्ड एसेट्स। सबसे पहले स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए भी प्रोविजनिंग करनी होती है। स्टैंडर्ड एसेट्स वो एसेट्स हैं जहां पे आपका पैसा ड्यू डेट पे आ रहा है। क्या पे आ रहा है? ड्यू डेट पे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने फार्म क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए पैसा दिया और वो स्टैंडर्ड एसेट्स है, तो आपने जितना भी आपका भी आउटस्टैंडिंग है उसका 0.25% आपको प्रोविजनिंग के तौर पर रखना पड़ेगा। एडवांसेस फॉर स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए जो भी आपने फाइनेंस किया है और जितना भी आउटस्टैंडिंग है तो उसका 0.25% आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। बट अगर आपने एडवांस कमर्शियल रियल एस्टेट में प्रोवाइड किया है, ठीक है, तो आपको 1% की प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी स्टैंडर्ड होते हुए भी, ठीक है दोस्तों। एडवांस टू कमर्शियल रियल एस्टेट रेजिडेंशियल के लिए आपने लोन दिया है तो वहां पे आपको 0.75% की प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। और अगर हम बात करें ऑल अदर लोन एंड एडवांसेस नॉट इंक्लूडेड अबव, ऊपर इंक्लूड नहीं है, तो ऐसे एडवांसेस जो कि मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रोवाइड किए गए उस पर आपको 0.40% की प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। ये सभी प्रोविजनिंग वो हैं जो कि आपका स्टैंडर्ड अकाउंट है। तो प्रोविजनिंग का मतलब क्या है कि जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग है, जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग है उसका ये परसेंट आप निकाल लो, दैट इज कॉल्ड प्रोविजनिंग। उतना अमाउंट आप अलग रख लो। अब एनपीए की प्रोविजनिंग की अगर हम बात करें तो एनपीए के लिए प्रोविजनिंग नॉर्म क्या है? सबसे पहले सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड लोन, यानी ऐसा लोन जिसके अगेंस्ट में आपको सिक्योरिटी मिली है, आपको 15% की प्रोविजनिंग करनी होती है। अगर मान लीजिए आपका सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड लोन है तो आपको 25% की प्रोविजनिंग करनी होगी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 20% की प्रोविजनिंग करनी होगी। अगर आपका अकाउंट डाउटफुल 1 कैटेगरी में है तो आपको सिक्योर्ड लोन पे 25% की प्रोविजनिंग करनी होगी, ठीक है दोस्तों, डन है। और अनसिक्योर्ड लोन पे आपको 100% की प्रोविजनिंग करनी होगी। अगर आपका लोन डाउटफुल 2nd कैटेगरी में है तो आपको सिक्योर्ड पे 40% और अनसिक्योर्ड पे 100% की प्रोविजनिंग करनी होगी। डाउटफुल 3 कैटेगरी में चाहे आपका लोन सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड, आपको 100% की प्रोविजनिंग करनी होगी। लॉस एसेट्स पे भी आपको 100% की प्रोविजनिंग करनी होगी, ठीक है दोस्तों। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये थी आज की हमारी CAIIB की क्लास, और ये क्लास हम आपके लिए लेके आए थे आपके मॉड्यूल C का जो यूनिट है ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, उससे रिलेटेड। तो दोस्तों ऐसे ही अगर आप अपने CAIB दिसंबर 2025 एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे महापैक के साथ। सो महापैक पर अगर आप देखेंगे तो आपके चारों कंपलसरी पेपर और आपके इलेक्टिव पेपर कवर हो जाते हैं, यानी आपको 15+ फाउंडेशन MCQ बैचेस, 2000+ लाइव क्लासेस, 500+ मॉक एंड क्विजेस, 200+ क्लास नोट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध होगा। सो 1 ईयर महापैक 4,999, 2 ईयर महापैक 6,999 और 6 मंथ महापैक 3,499 में आप
सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके लिए हमारा फाउंडेशन 2.0 बैच भी अवेलेबल है, जो कि आप 2499 रुपए में सब्सक्राइब कर सकते हो। दिसंबर 2025 एग्जाम को फुल सिलेबस कंसेप्ट के साथ मतलब टारगेट कर सकते हैं। CAIB फाउंडेशन बैच भी आपके लिए अवेलेबल है लीस्ट प्राइस में। अगर आपका कोई इंडिविजुअल एग्जाम चारों पेपर में से रह गया कंपलसरी पेपर में से, तो उनका भी फाउंडेशन बैच इंडिविजुअल बैच अवेलेबल है, और आप इन फाउंडेशन इंडिविजुअल बैचेस को अवेल कर सकते हैं मात्र 799 रुपए में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, और यदि आपके पास डाउट है तो आप टेलीग्राम पे जुड़िए और अपने डाउट हमसे पूछते चलिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। आई होप सभी दोस्तों को क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।